नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 का हमारा एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होने वाला है। उसी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर हम आए हैं। दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अब हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, आयरकूट, वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और अगर इसमें हम बात करें तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और अगर उसके अपोजिट साइड में बात करें तो दोस्तों, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था दोस्तों। और उसके साथ में बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बक्सर का युद्ध 1764 और इसमें मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और उसके बाद दोस्तों मीर कासिम बंगाल का नवाब और उसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों की सेनाएं आपस आमने सामने हुई थी। और दोस्तों, जिसमें हेक्टर मुनरो की सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने इन तीनों की सेनाओं को पराजित किया था। तो दोस्तों, हमारा आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। उसके बाद दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। दोस्तों, रैयतवाड़ी आप जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो। दोस्तों, रैयतवाड़ी आप जानते हैं कि भू राजस्व की एक प्रणाली है। रैयतवाड़ी एक भू राजस्व की प्रणाली है और दोस्तों, इसको चार्ल्स रीड ने बनाया था। इस का मतलब अगर कहा जाए, सिफारिश इसको लागू करने की चार्ल्स रीड ने की थी, लेकिन इसको लागू थॉमस मुनरो ने किया था। दोस्तों, थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में, दोस्तों 1820 ईस्वी में बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर था ये थॉमस मुनरो। और बॉम्बे और मद्रास में इसने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। और दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले ऑप्शन होगी लॉर्ड रिपन। दोस्तों, आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग चलाया गया था। और दोस्तों, ये एक ऐसा है, इसी के समय भारत का पहला समाचार द बंगाल गजट, वारेन हेस्टिंग्स के समय में द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र किसने दोस्तों जारी किया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट जारी किया था। और ये दोस्तों, बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा जारी किया गया था। और दोस्तों, अगर वारेन हेस्टिंग्स आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल 1774 से 1785 तक रहा और 85 में जब यह इंग्लैंड वापस गया तब इस पर महाभियोग चलाया गया था। उसके बाद दोस्तों, अगर हम अपने अगले ऑप्शन की बात करें तो हमारा अगला ऑप्शन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इसने एक भू राजस्व की दूसरी प्रणाली लागू की थी। हमने पिछली क्लासों में आपको बताया है कि कॉर्नवालिस ने जो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कॉर्नवालिस ने लागू की थी और इसीलिए इसे दोस्तों सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो 1793 में, दोस्तों 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, इसे दोस्तों स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है और इस पर महाभियोग चलाया गया था। और इसी के समय में बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में लागू की थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिस्ट्री की क्लास चलाई जा रही है हमारे द्वारा, तो दोस्तों उस क्लास को जरूर देखें। उसमें अशोक बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। आप एक बार उस क्लास को देखें जरूर कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था।
261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। और ये दोस्तों अशोक राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, तो हमारा आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी तोसली पर अशोक ने अधिकार कर लिया था और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष आक्रमण किया था। और दोस्तों इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में। तो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और दोस्तों उस समय कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था, 1932, 1930, 1938 या 1935। दोस्तों हम हर क्लास में बताते हैं कि हमारे UPSS CPET एग्जाम की दृष्टि से सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी करना। दोस्तों आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। दोस्तों ऑप्शन में हमारा 1939 है नहीं, तो यहाँ पर 1938 हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। और उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ने की। दोस्तों अगर 1939 की हम बात करें तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता में एक संस्था का निर्माण किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। अगर हम नेताजी की बात करें तो दोस्तों नेताजी सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। और उसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और दोस्तों इनके अगर नारे की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले दिल्ली चलो, जय हिंद, ये नारे दिए हैं इन्होंने। और इनकी आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल दोस्तों इनकी आत्मकथा है, द इंडियन स्ट्रगल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें कि 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी है कि 23 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम द इंडियन स्ट्रगल है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, जवाहरलाल नेहरू, मदर इंडिया। दोस्तों इनमें से कौन सा किसकी पुस्तक कौन सी नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है। ये बिल्कुल हमारा राइट है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है। उसके बाद अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। उसके बाद महात्मा गांधी, दोस्तों महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पुस्तक है, ये भी हमारा सही है। उसके बाद दोस्तों अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अगर मदर इंडिया की बात करें तो दोस्तों ये एक अमेरिकी लेखक हैं, कैथरीन मेयो। दोस्तों कैथरीन मेयो की है मदर इंडिया, जबकि जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका हैं दोस्तों कैथरीन मेयो। ये दोस्तों अमेरिकी इतिहासकार हैं, इनकी रचना है। और अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसका आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, क्योंकि मदर इंडिया कैथरीन मेयो की है और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के दोस्तों गंगाधर राव के साथ हुआ था, गंगाधर राव के। और दोस्तों इनकी शादी के 4 माह बाद ही इनका निधन हो गया था गंगाधर राव का। तो दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है। दोस्तों ताप्ती नदी का अगर मुहाने की बात करें कि ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी ऐसी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। गोदावरी नदी के बाद पश्चिम भारत की, या कहा जाए दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो ये खंभात की खाड़ी में दोस्तों गिरती है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बहुत
अच्छे से आप इससे परिचित होंगे कि जिम कॉर्बेट सबसे पहले स्थापित हुआ था। इसका नाम दोस्तों हेली नेशनल पार्क पहले था। अगर वर्तमान की बात करें तो दोस्तों इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों काजीरंगा हमारा असम में पड़ता है, और कान्हा किसली ये मध्य प्रदेश में दोस्तों, और गिर गुजरात में। दोस्तों जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, काजीरंगा असम, कान्हा किसली मध्य प्रदेश और गिर दोस्तों गुजरात में पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, कोरबा कोल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोरबा कोल फील्ड पिछले प्रैक्टिस सेटों में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि ये दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा कोल फील्ड पड़ता है। और अगर उसके बाद दोस्तों हम झारखंड की बात करें तो दोस्तों झारखंड में झारिया कोयला क्षेत्र पड़ता है, मतलब झारिया कोल फील्ड पड़ता है दोस्तों झारखंड में। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन सा कोल फील्ड पड़ता है? तो दोस्तों रानीगंज कोल्ड फील्ड, रानीगंज कोल्ड फील्ड पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और बिहार में कोई भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शन है आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, कोई भी वाणिज्यिक बैंक। तो दोस्तों सिक्के जारी करता है भारत सरकार, और यह सिक्के दोस्तों भारत की 4 सरकारी टकसालों से जारी किए जाते हैं। एक दोस्तों टकसाल है मुंबई, एक दोस्तों मुंबई, उसके बाद दूसरी है दोस्तों कोलकाता, तीसरी है दोस्तों हैदराबाद, और चौथी नोएडा। इन 4 टकसालों से दोस्तों सिक्के जारी किए जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कौन होता है? दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन से परिचित होंगे कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ अनुच्छेद 52 से 74 तक निर्धारित की गई हैं। और उसके बाद अगर राष्ट्रपति की हम बात करें योग्यता की, तो राष्ट्रपति की योग्यता दोस्तों अनुच्छेद 58 में वर्णित है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता। और अगर उसके बाद हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 16 की बात करें दोस्तों, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में है। लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता, दोस्तों लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता। उसके बाद अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, दोस्तों बहुत पूछा जाता है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। उसके बाद अनुच्छेद 19 दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में दी गई हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 16 दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों संविधान की क्लास में हमने आपको बताया था विदेशी स्रोत जितने भी लिए गए हैं, उसमें हमने ये भी बताया था कि अर्धसंघीय किससे लिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, कनाडा। अर्धसंघीय रूप जो है वो कनाडा से लिया गया है। अगर हम कनाडा की बात करें दोस्तों, तो कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भी ली गई है। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भी ली गई है। और अगर आयरलैंड की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं डीपीएसपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उसके बाद अगर हम यूएसए की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं मौलिक अधिकार दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यूएसए से लिए गए हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों यूएसए से लिए गए, राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता भी यूएसए से ली गई है, और आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। और ब्रिटिश अगर संविधान की बात करें तो दोस्तों एकल नागरिकता, कल की क्लास में हम लोगों ने आज की क्लास में दोस्तों पढ़ा था नागरिकता के बारे में, तब हमने आपको बताया था कि एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से ली गई है, और विधि निर्माण प्रक्रिया भी दोस्तों ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, भौतिक राष्ट्र प्रतिबल की इकाई क्या है? तो दोस्तों भौतिक राष्ट्र प्रतिबल की इकाई हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पास्कल। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। दोस्तों अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है। दोस्तों आप जानते हैं कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑक्जेलिकम, एस्टिकम, टार्ट्रिकम या फार्मिकम? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा इसमें टार्ट्रिकम इमली, अंगूर इनमें पाया जाता है। और अगर फार्मिक अम्ल की बात करें तो दोस्तों चींटी के डंक, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों एस्टिकम सिरका में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जैसे पालक, टमाटर इनमें पाया जाता है। तो पालक टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, एस्टिकम दोस्तों सिरका में, टार्ट्रिकम दोस्तों अंगूर इमली में, और फार्मिक अम्ल
तो दोस्तों चींटी के डंक, बिच्छी के डंक इसमें पाया जाता है, बिच्छू के डंक में। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। अगर तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं की हम बात करें तो दोस्तों इनकी रचना श्री रामचरितमानस, उसके बाद जानकी मंगल, दोस्तों जानकी मंगल और पार्वती मंगल, रामलला नहछू, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। दोस्तों तुलसीदास जी की रचना दोस्तों श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू। उसके बाद दोस्तों अगर सूरदास की हम बात करें तो सूरदास आप जानते हैं सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, इन ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। उसके बाद कबीरदास दोस्तों आप जानते हैं कि साखी शबद रामायणी, और बिहारी का दोस्तों बिहारी सतसई। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2022 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? दोस्तों शीर्ष 3 देशों की बात कर रहा है, और पिछली बार ये ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें दोस्तों शांति सूचकांक में पहली रैंक पूछा था। तो इसमें दोस्तों आज है क्वेश्चन कि ग्लोबल जेंडर गैप में टॉप 3 देश कौन से हैं। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। तो हमारा आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। पहले नंबर पर आइसलैंड, उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे। दोस्तों ये टॉप 3 देश हैं ग्लोबल जेंडर गैप में। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप जानते हैं भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में। दोस्तों भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। उसके बाद आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है बर्न, स्टॉकहोम, बेलग्रेड, एम्स्टर्डम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य राजधानियों की तो स्टॉकहोम, दोस्तों आप जानते हैं कि स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और अगर हम बेलग्रेड की बात करें तो दोस्तों सर्बिया की राजधानी आप जानते हैं, जहाँ के नोवाक जोकोविच हैं, तो सर्बिया की राजधानी दोस्तों बेलग्रेड है। और उसके बाद अगर हम एम्स्टर्डम बात करें तो दोस्तों ये नीदरलैंड की, दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और दोस्तों अगर स्विट्जरलैंड की बात करें, यहीं के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर दोस्तों, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। उसके बाद दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।